ओह, हे भगवान, इस बार तो कितनी ठंड पड़ रही है। इस ठंड से तो मैं पूरी तरह कांप रहा हूँ। अगर ऐसे चलता रहा तो हम गरीबों का क्या ही होगा। प्रभु, हम गरीबों पर थोड़ी तो मेहरबानी दिखा, इस ठंड को थोड़ा कम कर। उमेश कपकपाता हुआ सड़क किनारे मोची की दुकान लगाकर बैठा हुआ था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है। ये लो, जल्दी से इसे अच्छे से चमका दो। जी साहब। कुछ देर बाद, ये लीजिए साहब आपके जूते। अब पूरे 20 रुपए हो गए साहब। उमेश मसूरी की ठंडी ठंडी वादियों में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहता था। मसूरी में अक्सर 12 महीने बर्फबारी रहती थी, जिस कारण उन्हें भयंकर ठंड का सामना करना पड़ता था। उमेश बाजार में मोची का काम करता था, जबकि उसकी पत्नी लोगों के घरों में कामकाज करती थी। एक रोज उमेश अपनी पत्नी से, हे भगवान, आयुष तो बुरी तरह से कांप रहा है। चलो संगीता, इसे जल्दी से अस्पताल ले चलते हैं। वो उसे जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आयुष ठीक तो है ना? देखिए, अभी तो मैंने उसे दवाई दे दी है, लेकिन उसके सीने में ठंड बैठ गई है। इसलिए आप जल्द से जल्द एक हीटर का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में बर्फबारी और भी बढ़ने वाली है। ऐसे में उसे काफी तकलीफ हो सकती है। क्या हीटर? लेकिन हम तो मुश्किल से दिन में 100 रुपए ही कमा पाते हैं। ऐसे में हम हीटर कैसे खरीद पाएंगे? देखिए, अगर आपको बच्चे की जरा भी फिक्र है तो कुछ न कुछ करके आपको हीटर का इंतजाम करना ही होगा। डॉक्टर की बात सुनकर उमेश और संगीता काफी परेशान हो जाते हैं। दवाई दिलवाने के बाद वो दोनों आयुष को लेकर घर आ जाते हैं। हे भगवान, अब हम क्या ही करेंगे? ये ऊपर वाला सारा दुख दर्द हम गरीबों के नसीब में ही लिखता है क्या? तुम चिंता मत करो संगीता, ऊपर वाले को कोसने से कुछ नहीं होगा। अगर कंपनी बंद नहीं हुई होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। दरअसल उमेश और उसका परिवार पहले इतना गरीब नहीं था। उमेश पहले एक हीटर बनाने वाली कंपनी में काम करता था, लेकिन अचानक कंपनी के बंद हो जाने के कारण उसे काफी घाटा हो जाता है। अब मजबूरी में उसे लोगों के जूते सिलने का काम करना पड़ता है और उसकी पत्नी को लोगों के घरों में साफ सफाई का। मैं जानती हूँ मोची के काम में ज्यादा कमाई नहीं हो पाती, इसलिए मैं अब खुद हीटर खरीदने का इंतजाम करूंगी और अपने बेटे को ठंड से बचा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद, आहा, कितना मजा आ रहा है इस गर्मा गर्म हीटर के आगे बैठकर। सच में सर्दियों का असली मजा तो हीटर के आगे बैठने में ही है। ए संगीता, तू क्या यहाँ खड़े होकर नजर लगाए जा रही है? तू क्या यहाँ ठंड में खड़े होकर फ्री में हीटर की हवा खा रही है? चल जा और अपना काम कर। मालकिन, मुझे भी मेरे बच्चे के लिए हीटर खरीदना है। तू साल भर पहले से भी पैसे जमा करती ना, तो भी हीटर नहीं खरीद पाती। तुम गरीबों के बस की बात नहीं है हीटर खरीदना। चल अब जा और जाकर काम कर। संगीता बेचारी जाकर काम करने लगी, लेकिन अब वो थोड़ी और कंजूसी करके पैसे जमा करने लगती है। उधर उमेश भी थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करने लगता है। कुछ दिन बाद जब उमेश अपने काम से ठंड में घर लौट रहा होता है, तो उसकी नजर कबाड़ी की एक दुकान पर जाती है। अरे कबाड़ी वाले भाई साहब, ये वाला हीटर कितने का दिया? वैसे तो ये सारे हीटर खराब ही हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम ये हीटर खरीदना ही चाहते हो तो 100 रुपए में ये हीटर ले जाओ। क्या सिर्फ 100? ठीक है, ये वाला दे दो। उमेश तेज बर्फबारी में उस हीटर को अपनी शॉल के नीचे ढक कर ले आता है। अरे ये क्या लेकर आए आप? आकर देख लो। उमेश ने जब शॉल हटाई तो उसके अंदर एक हीटर था। ये हीटर कहाँ से लेकर आए? ये दिखने में तो काफी महंगा लगता है। कहीं आपने कोई कर्जा तो नहीं उठाया? अरे नहीं नहीं, इसे तो मैं कबाड़ी बाजार से लाया हूँ। ये थोड़ा खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे ठीक कर दूंगा। अब उमेश उस पुराने हीटर को ठीक करता है और उसे ऑन कर देता है, जिससे उसकी गर्माहट पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह माँ, इसमें से तो कितनी अच्छी गर्म हवा आ रही है। अब तो मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। अब तो मैं आराम से घर में खेल सकता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आखिरकार हमारे घर में हीटर आ गया है। लेकिन पहले मैं इस हीटर की आरती उतार लेती हूँ और इसकी पूजा करती हूँ। अब संगीता उस हीटर की पूजा करती है और उसकी आरती उतारती है। कुछ ही दिनों में बाहर बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे बाहर ठंड और भी ज्यादा बढ़ गई। हीटर के आगे बैठा उमेश एक रोज कुछ सोच रहा था। क्या हुआ जी, आप क्या सोच रहे हैं? संगीता, जिस तरह हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था बिना हीटर के, उसी तरह और भी कई लोग हैं गांव में जिन्हें ये ठंड में इतना परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं बाकी हीटर भी उस कबाड़ी बाजार से ले आऊं और उन्हें पूरी तरह से ठीक करके बेचूं। इसमें हमें भी कुछ कमाई हो जाएगी और गाँव के लोगों को भी ठंड से छुटकारा मिल जाएगा। तुम तो जानती ही हो, दूर तक कोई भी हीटर की दुकान नहीं है, और इस गांव में तो क्या, आसपास के भी गांव में हीटर की कोई दुकान नहीं है, और बाहर तेज बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इसीलिए लोगों को भी हीटर की जरूरत पड़ेगी। आइडिया तो अच्छा है जी। मेरे पास कुछ पैसे भी रखे हैं जो मैंने नए हीटर के लिए जोड़े थे। आप चाहो तो उनसे ये काम शुरू कर सकते हो। और थोड़े से पैसे मेरे पास भी रखे हैं। अब उमेश कबाड़ी बाजार से जाकर कुछ हीटर ले आता है और उन्हें ठीक करके बाजार में जाकर बेचने लगता है। उमेश भाई, आप तो बड़े कम दाम में हीटर बेचते हो। आपकी इस कोशिश के कारण हम गरीबों के लिए हीटर खरीदना कितना आसान हो गया है। भगवान करे आपके काम में और तरक्की हो।
हाँ भाई साहब, आपके कारण हम गरीबों को कम से कम कुछ तो राहत मिल जाती है। भगवान आपके काम में खूब बरकत करे। अब अपनी मेहनत और दुआओं की मदद से उमेश तरक्की करने लगता है और कुछ समय बाद वो एक बड़ी हीटर की दुकान खोल लेता है, जिसमें वो पुराने और नए हीटर दोनों दामों के हीटर बेचने लगता है, जिससे अब उसके और आसपास के गांव के लोगों को भी हीटर खरीदने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता और उमेश भी अच्छी कमाई करने लगता है। पहाड़ी के ऊपर जंगल से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। उस गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ सुविधाएं कम थी और साथ साथ ठंड बहुत ज्यादा थी। और उसी गांव में कविता एक छोटा सा ढाबा चलाती थी। आइए बाबू, कविता के ढाबे पर आइए और गर्मा गर्म ऑमलेट खाइए। गांव के लोगों में कविता के ऑमलेट के चर्चे थे। गांव वाले कविता के ढाबे पर तंदूरी रोटी और ऑमलेट खाने जाते थे, लेकिन गांव में ज्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए कविता की ज्यादा कमाई भी नहीं होती थी। उसका पति अपाहिज था और चल फिर नहीं सकता था और उसकी इकलौती बेटी को सांस फूलने की बीमारी थी। घर की सारी जिम्मेदारी कविता के ऊपर ही थी। वो अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया, आपकी बेटी को कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, सांस फूलने की बीमारी है। इस बीमारी से बहुत लोग मर जाते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इनहेलर क्यों नहीं लेती? जल्दी खरीद लीजिए, नहीं तो हम आपकी बेटी को बचा नहीं सकेंगे। कविता बेबस थी। उसने पूछा, डॉक्टर साहब, एक इनहेलर की कीमत कितनी होती है? 1000 रुपए, और महीने में 2 इनहेलर की जरूरत है आपकी बेटी को। बाप रे, महीने के 2000 रुपए कहाँ से लाऊंगी मैं इतने सारे पैसे? और आपकी सास को भी महंगी दवाइयों की जरूरत है। आपके पति को ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन के बाद ही वो चल पाएंगे। ऑपरेशन के लिए पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। ये सब सुनते हुए कविता रो पड़ी। मैं साधारण सा ढाबा चलाती हूँ डॉक्टर साहब, सिर्फ ऑमलेट और रोटी बेचती हूँ। मैं अकेले इतने सारे पैसों का जुगाड़ कैसे करूंगी? भगवान पर भरोसा रखिए कविता जी, वो कभी कभी ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि उसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो। बस भगवान पर ही कविता का भरोसा था और इसके लिए कविता को एक चमत्कार की जरूरत थी। वो अपनी बेटी को लेकर घर लौट गई और उसके पति ने कहा, क्या बोला डॉक्टर ने? वही घिसी पिटी बात बोली होगी। हाँ, वही, पैसों की जरूरत है। आपके पास कोई जमीन वगैरह नहीं है क्या? मैं क्या जमींदार दिखता हूँ तुझे? फालतू की बात करती है। बीमारी की वजह से कविता का पति चिड़चिड़ा हो गया था। बात बात पर गुस्सा हो जाता था और कविता पर ही चिल्ला देता था। उसकी सास भी काम नहीं कर पाती थी, इसीलिए ढाबे से लौटने के बाद कविता को ही घर का काम करना पड़ता था। बहू, बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खिला दे। हाँ माँ जी, लाई। कविता ने रोटी और ऑमलेट बना दिया और उसके पति ने खाने से इनकार कर दिया। ये तेरा ढाबा है क्या जो रोटी ऑमलेट खिला रही है? कुछ और खिला। जी खिलाती हूँ। कविता बहुत अच्छी थी। लोग चाहे उसे 1000 गाली क्यों न दे, वो चुप रहती थी। इस वजह से गांव के लोग भी उसे बहुत पसंद करते थे और कविता का जीवन इसी तरह दुख दर्द सहते हुए कट रहा था। ठंड का मौसम आ गया था और ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और एक दिन कविता ढाबे पर काम कर रही थी। इतने में स्कूल के 2 बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। चाची जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ जाना है बेटा? स्कूल चलो चाची, पूजा बेहोश हो गई है। क्या? मेरी बेटी बेहोश हो गई? चल चल। कविता भी दौड़ती हुई उन बच्चों के साथ स्कूल पहुंच गई। उसने देखा पूजा आंख बंद करके पड़ी हुई है। उठ जा बेटी, उठ जा, क्या हुआ है तुझे? उठ जा। कुछ देर पानी का छींटा मारने के बाद पूजा को होश आया और उसके बाद डॉक्टर आए। कविता जी, अब तो इसे इनहेलर चाहिए ही चाहिए। ठंड भी बढ़ गई है, 2-3 दिन में बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। इस साल आपकी बेटी ठंड सह नहीं पाएगी। माँ, मैं मरना नहीं चाहती। माँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। नहीं बेटी, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन कविता अकेली क्या ही करती। वो भगवान को बुलाने लगी, हे भगवान मेरी मदद कीजिए, मुझे मदद करने वाला और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो भगवान, सिर्फ आप ही हो। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, कोई ना कोई तरीके से उसे जीने का सहारा दे ही देते हैं। लेकिन कविता को वो कैसे मदद करने वाले थे? कविता बर्फबारी से डर रही थी। पता नहीं बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, वो ठंड सह पाएगी या नहीं। कविता ने गुल्लक तोड़ दिया और उसमें से 150 रुपए मिले। 150 रुपए में तो आजकल कुछ नहीं होता और ऐसे ही कविता की समस्याएं बढ़ने लगी। अगले दिन से स्नोफॉल शुरू हो गया, पूरा गांव सफेद बर्फ से ढक गया और ये देखकर कविता सिसक सिसक कर रोने लगी। मैं हार गई,
मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाई। मैं कितनी बुरी माँ हूँ भगवान, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। लेकिन कविता को नहीं पता था कि इसी बर्फ की वजह से उसे एक मौका मिलने वाला है। 2-3 दिन पहले ही कुछ टूरिस्ट पहाड़ पर घूमने के लिए आए थे। वो इस गांव से बहुत दूर एक शहर में रुके हुए थे, लेकिन उस शहर से एयरपोर्ट का रास्ता इसी गांव से होकर जाता था। छोटा गांव था, इसीलिए कभी किसी भी टूरिस्ट ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। बर्फबारी शुरू हो जाने के बाद गांव के लोग जल्दी घर के अंदर घुस जाते थे। कविता शाम होते ही ढाबा बंद कर ही रही थी कि तभी वहां एक टूरिस्ट कार आकर रुक गई। बर्फ की वजह से वो गाड़ी एयरपोर्ट पर नहीं जा पाई। गाड़ी में से एक आदमी निकला और सामने कविता को देखकर पूछा, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई होटल है क्या? होटल? गांव में होटल तो नहीं है साहब। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम रात कहाँ बिताएंगे? खाना भी कैसे खाएंगे? गाड़ी में से उस आदमी की बीवी बाहर आई और उसने कहा, अरे वाह, इतनी ठंड में गर्मा गर्म रोटी ऑमलेट, मजा आ जाएगा, हम ढाबे पर रह लेंगे। कविता ने फटाफट रोटी ऑमलेट बना दिया और वो खाकर वो दोनों खुश हो गए। ऑमलेट तो वाकई बहुत बढ़िया है। हाँ, मैं अच्छा ऑमलेट बनाती हूँ। बहन जी, ठंड बहुत है, आपके ढाबे पर हीटर तो है ना? नहीं तो हम रहेंगे कैसे? हीटर? वो तो नहीं है। असल में इस गांव में बाहर का कोई भी कभी रुका ही नहीं है ना। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। कविता तंदूर का इस्तेमाल करती थी। उसमें कोयला जला दिया और उसकी वजह से ढाबे के अंदर गर्माहट छा गई और दोनों टूरिस्ट आराम से सो गए। अगली सुबह जब वो जागे, फिर बातों ही बातों में उन्हें कविता के घर के हालात के बारे में भी पता चला। कविता की मेहमान नवाजी से खुश होकर और उसके दुखों को देखते हुए उस आदमी यानी कि मिस्टर मेहरा, जो कि देश के जाने माने डॉक्टर थे, उन्होंने कविता को 5 लाख रुपए मदद के तौर पर दिए। साथ ही उसके परिवार का मुफ्त में इलाज करने का वादा भी किया। इतने पैसे देख कविता की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने कविता के परिवार को अपने पास शहर बुला लिया, साथ ही उनका मुफ्त में इलाज किया। फिर कविता जब अपने परिवार के साथ गांव लौटी तो वहां का नजारा देख वो हैरान रह गई। गांव में उसके ढाबे के पास टूरिस्ट की भीड़ लग गई। लोगों को घूमने की नई जगह मिल गई। अचानक से इतनी भीड़ देखकर कविता घबरा गई, लेकिन फिर तुरंत उसने अपने आप को संभाल लिया और ऑमलेट रोटी बनाने में लग गई। देखते ही देखते कविता के पास ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। अब ग्राहक ज्यादा और जगह छोटी पड़ने लगी, इसलिए मल्होत्रा द्वारा दिए गए पैसों से कविता ने बड़ा होटल बना लिया और हर कमरे में हीटर लगा दिया। वो दिन पर दिन नोट छापते गए और काफी अमीर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।